हेलो एवरीवन, वेलकम टू gurukulagi.com। चलिए IBPS AFO 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो 60 क्वेश्चन है उसका हम यहाँ पे आंसर की तो देने ही वाले हैं। ठीक है, और साथ में एक एनालिसिस करने वाले हैं ताकि आपको पता लग सके कि इस बार का जो पेपर था उसमें था क्या 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 आपके लिए एक ट्रैप रखा गया था। हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक ट्रैप था, हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपका चेक किया गया। किसी क्वेश्चन के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस, किसी क्वेश्चन के ऊपर आपके पेशेंस, किसी कौन क्वेश्चन के ऊपर आप जैसे अंडर एस्टिमेट कर देते हो, जैसे कि क्वेश्चन को कि नहीं इसमें तो यही है, बहुत जल्दबाजी में कर देना है ना। तो हर एक एक आपके क्वेश्चन के ऊपर चेक किया गया। मैं आपको ऑप्शन के साथ बताता हूँ और आपको एक बात बोलता हूँ कि थोड़ा सा भी अगर याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि थोड़ा सा सोचिए कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें नन ऑफ दिस आंसर था। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनमें आंसर जिनमें जो ऑप्शन थे उनमें नन ऑफ दिस था। उसमें बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे और इस बार नन ऑफ दिस ने 4 से 5 क्वेश्चन में नन ऑफ दिस आएगा। 4 से 5 क्वेश्चन में नन ऑफ दिस था। तो चलिए हम सारा एक्सप्लेन करने वाले हैं और जो क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में से आए हैं हम वो लिख रहे हैं। वैसे तो जितने भी स्टूडेंट थे उन सब ने क्वेश्चन देख ही लिए होंगे, क्योंकि जिसने पढ़ा होता है उसको तो पता ही होता है कि ये क्वेश्चन तो वहाँ पे था, ये क्वेश्चन तो वहाँ पे था। ठीक है, और जैसे कैंडिडेट जिन्होंने कुछ टाइम पहले पैकेज लिया था और उनमें से हो सकता है कि उनको 2 से 3 क्वेश्चन उनको ना मिले हों। ठीक है, तो वो मैं इनमें साथ मिसलिनियस में जो मॉड्यूल नंबर है और साथ में जो पेज नंबर है मैं दोनों लिख रहा हूँ। आप वो जाके सीधा विजिट कीजिएगा और वो देख लीजिएगा। मिसलेनियस मिसलेनियस और करंट डेटा और सप्लीमेंट्री मॉड्यूल, इन तीनों में से सारा पेपर आया। मैक्सिमम क्वेश्चन इन तीनों में से थे। जैसा कि हमने बोला था इंपॉर्टेंट मॉड्यूल में कि मिसलेनियस के टेबल्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि IBPS टेबल्स में से क्वेश्चन ज़्यादा देता है। क्योंकि टेबल्स ही एक ऐसा वो होता है जहाँ पे आपकी इमेजिनेशन स्किल्स चेक होती हैं। इमेजिनेशन स्किल्स लाइक एक टेबल है, उसे आप इस किस तरीके से याद करोगे कभी ज़िंदगी भर ना भूलो। और अगर आप रट्टा मार रहे हो तो आप 2 दिन के अंदर वो भूल जाओगे कि वो क्या था। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में से नबार्ड का पूछा गया। नबार्ड की स्कीम थी मिसलेनियस का मॉड्यूल नंबर 7। जो स्कीम थी वो थी फिश कम डेयरी स्कीम। तो इसमें पूछा गया था कि ग्रो आउट पीरियड कितना होता है फिश का, तो वो होता है 11 मंथ। अयम्पशन होता है 11 मंथ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में उसने सेम टेबल, सेम मिसलेनियस मॉड्यूल, सेम पेज, सेम स्कीम, तो पूछा क्रॉस ब्रीड बताओ। इसमें ये लिखा CB कव। थर्ड पॉइंट है इस टेबल का, CB क्रॉस ब्रीड कव। तो अगर आपको CB से भी नहीं पता लगा हो कि ये इसका मतलब क्रॉस ब्रीड है, काउ आते ही आपने 5 कर दिया होगा। तो चलिए इसका आंसर था 5। उसके बाद आता है मिसलेनियस का मॉड्यूल नंबर 4 पेज नंबर 2। तो यहाँ पे पूछा गया था नाबार्ड की जो स्कीम है उसमें कंबाइन हार्वेस्टर का लाइफ पीरियड बता दो। तो इसका था 6000। काफ़ी स्टूडेंट्स का 10,000 लगाए। इवन जिस स्टूडेंट ने 3 से 4 बार भी हमारा कंटेंट पढ़ा था वो भी बोला कि सर मैं 10,000 लगाया है। तो एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन 1-2 गलत हो जाएं या कुछ हो जाए तो आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पेशेंस के साथ देख लिया तो आप कभी भी IPBS को एक अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे कि ये यहाँ से ये सोर्स यूज़ करता है, क्योंकि सोर्स तो सबको पता होता है लेकिन उस सोर्स में से क्या निकालना वो मैटर करता है। तो जो ये वीडियो है यहाँ पे हम आपको सब एक एनालिसिस देने वाले हैं। आप आंसर की के लिए नहीं, आप क्वेश्चन में उसके ऑप्शन और उसमें क्या था और वो आपका क्या चेक कर रहा था इसके लिए करोगे। तो आप आगे जब पढ़ोगे और जो नए फ्रेशर्स हैं वो जब पढ़ना शुरू करोगे तो उन्हें पता होना चाहिए पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो इसका आंसर था ये। हमने एक मॉक टेस्ट में एक फ्री क्विज था, दूसरा या तीसरा, जब 17 अगस्त को वेबसाइट को ओपन किया गया था। ये दूसरे तीसरे दिन एक क्विज दिया गया था, 3 नंबर उसका क्वेश्चन है। तो ये वहाँ पे भी हमने अगस्त में ही कवर कर दिया था। और ये मॉड्यूल नंबर मैं बताऊँ तो मिसलेनियस का 4 पेज नंबर 2। तो चलिए, हाँ ये क्वेश्चन पे मैं 2 मिनट बात करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें आंसर था नन ऑफ द दीज। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इसमें उसने पूछा कि ऑयल सीड की क्रॉप का बताओ। देखिए, यूनिफॉर्म प्रीमियम रेट फॉर ऑल ऑयल सीड क्रॉप इन PMFBY। आगे ना तो रब्बी लिखा ना खरीफ लिखा। थोड़ा सा भी याद करने की कोशिश करोगे आपको याद आ जाएगा। ना तो आगे रब्बी था ना आगे खरीफ था, सिर्फ ऑयल सीड का पूछा। और जरा सोचिए, एक कॉमन सी थिंग है, ऑयल सीड क्रॉप खरीफ में भी होती है रब्बी में भी होती है। ग्राउंडनट खरीफ, रब्बी मस्टर्ड, सोयाबीन खरीफ, और पेरिनियल भी होती है 30 ईयर।
इकोनॉमिक लाइफ होता है ऑयल पाम का, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो बेल्ट है हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मस्टर्ड इसमें रबी में सबसे ज़्यादा होती है। ग्राउंडनट गुजरात में। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस था। और इसमें यह लॉजिक था कि जो प्रीमियम होता है वो बॉटनी बेस कभी नहीं होता, वो सीजन बेस होता है, सीजन बेस। बॉटनी बेस तो ऐसा फाइबर क्रॉप का आ जाएगा, किसका क्या आ जाएगा और भी, लेकिन नहीं, प्रीमियम होता है सीजन बेस। और सीजन बेस खरीफ का 2% क्यों होता है, हमने जो वीडियो दी थी उसमें एक्सप्लेन किया था कि खरीफ का इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इंडिया का 70% जो खरीफ की क्रॉप होती है वो मानसून बेस्ड होती है, मानसून पे डिपेंड होती है। तो इसलिए प्रीमियम उसमें जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, तो कंपनी उसका प्रीमियम ज़्यादा रखती है। रबी में क्रॉप रबी में जो क्रॉप होती है उसका जो रिस्क होता है वो कम होता है, इसलिए उसका 1.5% होता है। तो जो पेरिनियल होती है उसमें रिस्क तो होता ही है क्योंकि वो पूरा साल रहेगी। कभी भी कोई भी, जैसे तमिलनाडु में बात करें तो साइक्लोन आया गाजा, तो 80% वहाँ पे तमिलनाडु में जो पाम थे वो डैमेज हो गए, तो उनका 5% होता है। तो इसकी गाइडलाइन रिवाइज्ड की गई, जिन जिन स्कीम की गाइडलाइन रिवाइज थी सारी स्कीम, सारा पेपर उन्हीं में से आया है। मैं आपको सोर्स बताता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सोर्स बताऊंगा। और एक बात बोलूँगा, गूगल मत कीजिए क्योंकि गूगल ये चीज़ है, गूगल काम करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, SEO के ऊपर। गूगल का एल्गोरिथम होता है, वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप जो सर्च करोगे वो ला के दे देगा, किसी को कुछ नहीं बोलेगा वो, ठीक है। लेकिन डाटा ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले जाना है PMFBY वेबसाइट के ऊपर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट के ऊपर जाना है। हेडर में एक ऑप्शन होगा और वो होगा गाइडलाइन। गाइडलाइन नाम का एक ऑप्शन होगा, दूसरा या तीसरा ही होगा शायद। और गाइडलाइन पे क्लिक करोगे, सबसे पहला लिंक आएगा और वो आएगा रिवाइज्ड गाइडलाइन। सबसे पहले ऊपर ऊपर रिवाइज्ड, जो रिवाइज की हुई है, ठीक है। एक मिनट, इसको मेरे को साफ करने दो, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आएगा रिवाइज्ड गाइडलाइन, देखिए। और देखिए यहां पे रिवाइज करने के बाद उन्होंने क्या किया कि खरीफ, सॉरी आगे चला गया, कि खरीफ, देखिए ऑल फूड ग्रेन ऑयल सीड क्रॉप, खरीफ में भी ऑयल सीड है, फूड ग्रेन है, ठीक है, सीरियल्स है, मिलेट्स है, पल्स है, ऑयल सीड क्रॉप है, प्रीमियम 2%। रब्बी के लिए प्रीमियम 1.5%, यहां भी ऑयल सीड है, यहां भी ऑयल सीड है। तो प्रीमियम बॉटनी बेस होता है कभी भी, ओ सॉरी, प्रीमियम जो है वो सीजन बेस होता है, बॉटनी बेस नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सोर्स मैंने आपको बता दिया, PMFBY पर जाइए, गाइडलाइन में जाना है, सबसे ऊपर एक रिवाइज्ड गाइडलाइन होगी और वो रिवाइज्ड गाइडलाइन में आप समझ जाओगे कि 13 नंबर पेज है। मैं पेज नंबर बताता हूं, अगर वो PDF आप डाउनलोड करोगे, 13 नंबर पेज है। 13 नंबर के ऊपर सबसे पहले टेबल पड़ा हुआ है। इस टेबल में से अगर किसी ने रिवाइज गाइडलाइन को देख भी लिया कि ऑयल सीड और फूड ग्रेन खरीफ में भी होता है, ऑयल सीड और फूड ग्रेन रब्बी में भी होता है, तो वैसे पेरिनियल भी होता है, तो इसका आंसर नन ऑफ दिस। ये कॉमन सा क्वेश्चन था, अंडरस्टूड था। तो चलिए, ये सबका गलत हुआ है, फिक्र मत कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ई नाम मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का पता ही था कि जो अप्रूव थी वो 2015 में हुई थी, लॉन्च 2016 में हुई थी। लॉन्च ज़्यादा पूछा जाता है, अप्रूव का इतना नहीं होता है। जब तक स्कीम लॉन्च नहीं होती तब तक उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, लॉन्च होने के बाद इंपॉर्टेंस होती है। तो 2016 तीन स्कीम पूछी गई, तीनों का आंसर 2016 था। मैं बताने वाला हूँ, एक नारी शक्ति का पूछा गया था, रिवाइज का भी, उसका भी 2016 था। तो चलिए इसका मॉड्यूल नंबर भी, वैसे तो ये कॉमन क्वेश्चन है, कहीं पे मिल जाएगा, वैसे मॉड्यूल में कवर था, करंट डेटा मॉड्यूल नंबर 23, ये सब लिखा हुआ है। आप ऊपर क्वेश्चन के बाद मॉड्यूल नंबर देख लेना। तो चलिए, फील्ड कैपेसिटी पूछा ट्रैक्टर ड्रोन पावर हैरो का। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ कि देखिए हमने मॉक टेस्ट में क्या बोला। मॉक टेस्ट में हमने बोला कि आपको इर्द या गिर्द पढ़ना, हेयर एंड देयर, जैसा हम पूछे उसके बिल्कुल रिलेटेड पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर पेपर क्या डालने वाला है वो तो एग्जामिनर ही बता सकता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल सकता है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये हम उसे पकड़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने ये मॉक टेस्ट में हमने एनिमल ड्रोन पटेला हैरों का पूछा था
और यहाँ पे जो पेपर में पूछा गया वो पावर हैरों का पूछ लिया। हमने एनिमल हैरों का पूछा था, यहाँ पावर हैरों का पूछ लिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर आपने ये भी देखा होगा तो आपने इसको भी इंपॉर्टेंस दी होगी। हमने बोला था कि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आए उसके रिलेटेड कुछ भी मत छोड़िएगा। तो इसका राइट आंसर था सी। मॉड्यूल नंबर है इंजीनियरिंग का 7, पेज नंबर है 3। आगे बात करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों चीज इनमें से चाहे तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड था चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, ठीक है, कुछ भी था, कोई मैटर नहीं करता, मैं एक्सप्लेन करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग लोएस्ट प्रोडक्टिविटी इन 2017 और 18। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे। तो इसका राइट आंसर था मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट क्या था? क्योंकि इंडिया में जो मेडिसिनल प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो है 1.5 टन, 1.5 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। और स्पाइसेस की है 2.2 टन पर हेक्टेयर। इसमें वेरिएशन कितना है दोनों में? 0.7, ठीक है। ये 0.7 नहीं है, ये 0.7 टन है। और एक टन में कितना क्वांटल होता है? 7, मतलब 7 क्वांटल। 7 क्वांटल का फर्क है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, 7 क्वांटल का फर्क है स्पाइसेस में और मेडिसिनल में। आप वैसे तो ये हमने करंट डेटा में कवर किया था। 18वां मॉड्यूल, जैसे कि हमने बोला कि 18 से शुरू हो जाइए, पहले 5 और 18 आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो मिलेगा, लेकिन सारा पेपर ही यहां से आ गया, ये हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चलिए, तो आगे देखिए, ये देखिए, आपको ये कॉमन थिंग है बिल्कुल कि अगर प्रोडक्टिविटी में 7 क्विंटल फर्क है तो चाहे तो सर्वे वो NHB कर ले, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर ले, हमारी मिनिस्ट्री की बात करते हैं क्योंकि NHB ही मिनिस्ट्री का एक पार्ट होता है, और चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन कर ले, वो प्रोडक्टिविटी तो चेंज होने से रही। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, ये हम मान सकते हैं कि ये 1.5 की जगह 1.8 हो जाए या 1.3 हो जाए, ठीक है। मेडिसिनल का जो 1.5 टन पर हेक्टेयर है, इसमें थोड़ा सा अगर मतलब हो सकता है दूसरा इंस्टीट्यूशन, लेकिन मेथड सेम होता है। जो इनका ये जो डेटा कैलकुलेट करते हैं मेथड सेम होता है। लेकिन जो स्पाइसेस का है वो 2.2 हो सकता है, 2 हो जाए या 2.5 हो जाए अगले साल। अब ये तो होने से रहा कि इसकी प्रोडक्टिविटी पहले 2.2 थी, अब 0.05 आ गई, और इसकी 1.5 थी, ये 3.02 चली गई। तो ये चीज़ अंडरस्टूड होती है। उसने हर क्वेश्चन के ऊपर आपको घुमाया, हर क्वेश्चन के ऊपर घुमाया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था इस क्वेश्चन के ऊपर। मेडिसिनल प्लांट इज द राइट आंसर। और यहाँ पे इसका अगर देखा जाए तो ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी नहीं था। याद करने की कोशिश कीजिएगा, याद आ जाएगा। ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं था। 5 ऑप्शन थे, फ्लावर था, फ्रूट था, मेडिसिनल प्लांट था, वेजिटेबल था, स्पाइसेस था। नन ऑफ दिस ने बहुत रोल प्ले किया है इस बार। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी जो हाईएस्ट पूछ लिया, मतलब एक का लोएस्ट दूसरे का हाईएस्ट। तो ये भी वेजिटेबल, चाहे तो NHB का पूछे चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूछे। अब ये भी मैं वही सेम अगर लॉजिक लगाऊँ तो वो सेम ही है कि इसका 17.8 टन है। ये क्वांटल में डेटा नहीं है, टन में है। देखिए वो क्या बोल रहा है कि अगर ये डेटा क्वांटल में या किलो में होता फिर तो हम बोल जाते कि शायद चेंज हो जाता, लेकिन ये टन में है। कितना 3 टन, मतलब 30 क्वांटल का डिफरेंस है फ्रूट और वेजिटेबल में। तो कोई दूर दूर तक वेजिटेबल के नज़दीक आके उसकी प्रोडक्टिविटी को टैकल नहीं कर सकता कोई भी, मतलब यहाँ पे फ्रूट हो चाहे फ्लावर हो चाहे कोई भी हो। तो इसका वेजिटेबल था। ये भी उसी टेबल में से है, 18वां मॉड्यूल है। अगर आपने ये क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में एक फ्री वाले क्विज में भी दिए थे, और उसके नीचे जो मॉड्यूल के नीचे क्विज था वहाँ पे भी दिए हुए थे। तो यहाँ क्वेश्चन हमने दिए हुए थे कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन वही हैविंग लोएस्ट प्रोडक्शन की मैं बात करना चाहूँगा। इसमें भी वही सेम लॉजिक लगेगा। अगर टेबल समझोगे, अगर आपने वो टेबल देख लिया आपको सारा लॉजिक ही समझ में आ जाएगा इसमें था क्या। चाहे वो सर्वे कोई भी करे, लेकिन इतना वेरिएशन आना तो संभव नहीं है क्योंकि डेटा मैट्रिक टन में है प्रोडक्शन का, 1000 मैट्रिक टन में।
किलो में या क्वांटल में नहीं है, 1000 मेट्रिक टन में, ऊपर ऊपर दिया होता है 1000 मेट्रिक टन। और 1000 मेट्रिक टन को चेंज होने में, वेरिएशन होने में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। जैसे कि अगर एडवांस एस्टिमेशन आया 4 था 3 है, तो अगर फूड प्रोडक्शन में देखें तो बहुत कम वेरिएशन आएगा, 4 या 5 कम हो जाएगा, 4 या 5 ज़्यादा हो जाएगा। ये तो होने से रहा कि 275 से 400 हो जाएगा या 400 से 150 हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होने से रहा। तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन थे ये, बड़े बेसिक से। तो इसमें मेडिसिनल प्लांट, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो है 10, मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ी शॉर्ट है, अब चेक कर लेना, 18 नंबर मॉड्यूल है। 10397 1000 मेट्रिक टन, 1000 मेट्रिक टन, ठीक है। ये है मेडिसिनल का। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्पाइसिस का। स्पाइसिस का है 8163 मेट्रिक टन, मतलब 8 गुना ज़्यादा, 8 टाइम, 1 ना 2, 8 टाइम ज़्यादा। तो प्रोडक्शन मेडिसिनल ही आएगा लोएस्ट। कितना कोई भी सर्वे कर ले, इवन 5 साल बाद भी देखोगे फिर भी स्पाइसिस को टैकल नहीं कर पाएगा। और अगर आप जरा सा इस क्वेश्चन पे, अगर आपने टेबल भी नहीं पढ़ा, अगर आप ये भी सोच लेते कि स्पाइसिस में तो इंडिया है ही टॉप पे, तो ये तो लोएस्ट होने से रहा। और फ्लावर का तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, आप सबको पता ही है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए कि प्रोडक्शन लोएस्ट किसके था, वो था फ्लावर का। पहला सबसे लोएस्ट है मेडिसिनल, उसके बाद लोएस्ट है फ्लावर, स्पाइसी तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। स्पाइसी तो नज़दीक नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये वाला क्वेश्चन, इसके ऊपर भी मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने जा रहा हूँ कि किस में क्या क्या, वो काफ़ी फोटो लग गए हैं वैसे तो। ये करंट डेटा का मॉड्यूल नंबर 31 है। वीडियो इसका अपलोड किया था और हर स्टूडेंट को बोला था कि प्लीज़ वो 3 घंटे का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अगर वो 3 घंटे का वीडियो आपने देख लिया तो मेरे ख्याल से आपके ये क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन शुरू हुआ था उसमें लिखा था, आगे क्या लिखा था मैं बताता हूँ। उसमें आगे लिखा था कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिक्लेमेशन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सोयल अंडर RKVY। ध्यान दीजिएगा, पहले उसने बता दिया था और ये लग रहा था कि आगे जाके वो कुछ ये पूछेगा कि एरिया वगैरह या मतलब कुछ उसका और पूछेगा, लेकिन RKVY होते ही शायद लगा कि कुछ और है, या ये पूछेगा कि इसमें से एसिड सोयल का कितना एरिया है, क्योंकि ये मतलब आगे लग रहा था। लेकिन आगे जाते ही उसने बोला कि पर हेक्टेयर बताओ कितना उसको पैटर्न ऑफ असिस्टेंस जो उसको सब्सिडी है वो कितना मिलेगा। और पहले वाली जो फार्मर फ्रेंडली बुक होती थी उसमें जो होता है वो नमसा के अंडर था कंपोनेंट, लेकिन नए वाली 18-19 में जो आई थी तो यहाँ पे RKVY। कुछ स्टूडेंट ने हमें मेल और फ़ोन भी किया कि सर जो आगे वाले क्वेश्चन थे, मतलब जो आगे आने वाले हैं स्कीम में से, उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें जो ऑप्शन थे वो पुराने वाली फार्मर फ्रेंडली के दिए थे, लेकिन नन ऑफ दिस ऑप्शन में था, उनके नन ऑफ दिस ऑप्शन में था, इसके नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं था। तो क्लियर हो गया था कि ये RKVY, वैसे तो RKVY होते ही क्लियर हो गया था। और नॉर्मल सी ये एक अंडरस्टूड ये बात होती है कि फार्मर फ्रेंडली बुक के पहले पेज पे लिखा होता है, वो लिखा होता है कि 2018 to 19, 2016 to 17, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2016 से शुरू हुई, 17 में ख़त्म हुई, बशर्त ये कि ये गाइडलाइन रिवाइज नहीं होनी चाहिए। 2 स्कीम की गाइडलाइन रिवाइज हुई का पूछ लिया, नारी शक्ति वाली की रिवाइज हुई थी और PMFEY की रिवाइज हुई थी, इन दोनों का पूछ लिया। लेकिन जिसकी रिवाइज नहीं हुई उसके आगे उसने ईयर भी मेंशन नहीं किया। तो 2016-17 वाला तो आना सवाल ही नहीं पैदा, ये कॉमन सी थिंग है। और इसके पहले पेज पे लिखा होता है कि फार्मर फ्रेंडली 2013 और 14 से हर साल दी जाती है, क्योंकि जो स्कीम होती है, मैं आपको थोड़ा सा और टाइम लूँगा, क्योंकि जो स्कीम होती है इसका ये होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, 2015 में लॉन्च हुई, मेरे को साफ करने दीजिए, हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में लॉन्च हुई, राइट। 50,000 करोड़ इसे इसका वो फंड अलोकेशन किया गया। लेकिन इसका मतलब ये 50,000 का मतलब ये नहीं है कि 2015 में दे देंगे, वो नहीं, वो पहले साल देखेंगे कि 50 जो ये 50,000 करोड़ है, इसमें से
पहले साल कितना देना है, 2016 में कितना देना है, 2017 में कितना देना है, 18 में, हर साल इसमें से थोड़ा 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 करके देंगे। और हर साल उसका जो पैटर्न ऑफ सिस्टम है वो चेंज करते रहेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग अगर वो एरिया में जो फार्मर उनको ज़्यादा मतलब उस स्कीम की ज़्यादा है तो उसमें सब पैटर्न ऑफ सिस्टम ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे, वो नीड पे होता है। और वो स्टेट के ऊपर जो भी सेंटर और स्टेट का कोलाब्रेशन होता है वो उसके ऊपर होता है। तो हर साल ये असिस्टेंस चेंज होते हैं, हर साल चेंज होते हैं, इसीलिए ये सब आया। और ये सब तो तय था कि ये तो आने वाला, ये तो प्रेडिक्शन थी, तय था। और इन्हीं की वीडियो हमने प्रोवाइड भी की थी। तो वैसे वीडियो इस बार हमने कम प्रोवाइड किए थे, लेकिन जितने प्रोवाइड किए थे वो जो लग रहा था कि ये आएगा उसका वीडियो हमने प्रोवाइड कर दिया था। तो चलिए, आप 31 नंबर मॉड्यूल का अगर वीडियो भी देखोगे तो ये वीडियो 40 मिनट का है। 3 वीडियो दिए थे, 3 घंटे के 3 वीडियो थे। ये 40 मिनट का है और इसमें एक ट्रिक भी बताई थी। और वो जो ट्रिक थी वो ये थी कि 60,000 एल्काइन का याद कर लो, ठीक है। और एसिड में 4 वर्ड होते हैं, ACID, और सीधा 60,000 को 4 से काटना है, 15,000 आएगा। तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये याद रख लेना कि एसिड में 4 वर्ड होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप 60,000 और 15,000 में कन्फ्यूज नहीं हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो 60,000 और 15,000 में किस एल्कलाइन का ये था और ये था, वो कन्फ्यूज़ होने के लिए हमने आपको ट्रिक बता दी थी। चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन क्या है? वैसे तो हाँ, एक ये मॉक टेस्ट का बता दूं, क्योंकि जो मॉक टेस्ट में हमने एल्कलाइन का पूछा था, देखिए रिक्लेमेशन सम वही चीज़ हमने पूछी थी, और ये हमने एल्काली का पूछा था। जैसे हमने बोला कि हम एल्काली का पूछा तो आपको एसिड का पढ़ना है, इधर से इधर, मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो चलिए 11वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आयरन इसका आंसर है, और इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो क्वेश्चन इसमें उसमें ट्रिक क्या डाली। देखिए, उसने सबसे पहले बोल दिया क्लोरोटिक वर्ड, यहाँ पे क्लोरोटिक बोल दिया, यंग लीफ बोल दिया। यंग लीफ बोलते ही नाइट्रोजन तो बाहर हो गया, नाइट्रोजन तो ओल्डर लीफ में होता है, ये मोबाइल होता है, इनमें से इमोबाइल ही ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर इमोबाइल का भी सोचा होगा तो आप 2 में आगे हो गए, 2 या 3 में आगे हो गए, ठीक है। और इसमें से क्या क्या कन्फ्यूज किया गया, ये सप्लीमेंट्री मॉड्यूल था। सप्लीमेंट्री मॉड्यूल में हमने लास्ट में सिर्फ डेफिशिएंसी ही दी थी। हम मतलब ये एक प्रेडिक्शन लगाएगी कि इस बार न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंसी ही पूछ सकता है, सो डेफिशिएंसी दे दो, फंक्शन छोड़ दो। हमने फंक्शन छोड़ दिए थे और डेफिशिएंसी दी थी, और डेफिशिएंसी में आयरन का पूछ लिया। हाँ, एक इसमें पहले उसने कन्फ्यूज किया, यंग लीफ बोला, क्लोरोटिक बोला, लेकिन क्योंकि यंग लीफ क्लोरोटिक तो हो सकता है, आयरन और ये जो मैग्नीज है ये दोनों करेंगे, ठीक है, जिंक भी करेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज आगे उसने क्लियर कैसे किया, उसने बोला स्टॉक शॉट, बोला स्टॉक शॉट, बोला स्टॉक शॉट। और इसमें कंफ्यूज कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, स्टॉक शॉट का बोला, अगर स्टॉक शॉर्ट होता है तो आयरन आएगा, अगर स्टॉक शॉर्ट होता है तो आयरन आएगा। अगर स्टॉक वीक होता है, देखिए अगर स्टॉक है जो वो वीक होता है तो उसका जो आंसर है वो अलग हो जाता है। और अगर स्टेम उसने शॉर्टनिंग का पूछा हुआ है तो उसका अलग हो जाता है। सिर्फ इतना सा ये गेम था। उसने स्टॉक का दिया, स्टॉक वीक का अलग था। ये देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप ब्रॉन का देखोगे तो ब्रॉन का था स्टॉक फाइनली डाई, वर्ड यूज हो गया स्टॉक। अगर किसी ने स्टॉक देखकर लगाया तो उसने ब्रॉन लगाया होगा लेकिन और अगर किसी ने ये सोच के लगाया कि शॉर्ट हो रहा है तो ये देखिए शॉर्टनिंग ऑफ द स्टेम, उसने पक्का जिंक लगाया होगा। लेकिन इसका राइट आंसर था आयरन। जैसा कि हमने बोला कि एक में कंफ्यूज करेगा लेकिन नेक्स्ट में जाते ही वो क्लियर कर देगा कि मैं पूछ क्या रहा हूं। तो हर बात पे आपको कंफ्यूज किया गया था। 3 ऐसे थे कि जो आप कंफ्यूज कर रहे थे आपको, ठीक है। मैग्नीज तो आना ही नहीं था। तो चलिए आगे क्या है हाँ, यहाँ भी नन ऑफ दिस ना, हर क्वेश्चन में नोट करना नन ऑफ दिस नहीं था, किसी में नन ऑफ, बहुत कम क्वेश्चन में नन ऑफ दिस था। 60 में से 12 से 13 ही ऐसे होंगे जिनमें नन ऑफ दिस था। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो सबका से, ये 3 क्वेश्चन आए हैं। एक में वीट है जो हाई सेंसिटिव टू जो मीडियम टू हाई सेंसिटिव होती है वो वीट है। ये वाला टेबल है एग्रोनॉमी का मॉड्यूल नंबर 17 पेज नंबर 3। ये भी पेज एग्रोनॉमी मॉड्यूल नंबर 17 पेज नंबर 3, एग्रोनॉमी मॉड्यूल नंबर 17 पेज नंबर 3। एक में कॉटन था, एक में कैबेज था, एक में वीट था। तीनों ही पूछे हुए थे सिर्फ लो को छोड़कर, ठीक है। तो चलिए कैबेज, कॉटन, वीट, हाँ राइट, ठीक है, 12, 13, 14। तो हाँ, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन पे मैं बात करने वाला हूँ, वो है व्हाट इज द एमएसपी ऑफ द वीट ऑफ 2017-18। देखिए 18-19 का आ गया है लेकिन नहीं पूछा 17 और 18 का पूछेगा, नहीं,
उसे करंट अफेयर पूछना ही नहीं है। जो पिछले 3 महीने में हुआ वो नहीं पूछेगा, उसे कोई लेना देना नहीं है करंट अफेयर से। वो करंट डेटा पूछता है, डेटा। करंट डेटा क्या होता है? अगर आपको करंट अफेयर और करंट डेटा मतलब पता है तो मैं नहीं मानता कि ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि जो करंट डेटा होता है वो ये होता है कि कोई भी स्कीम 2010 में हो, 2006 में हो, 2000 चाहे वो 1900 मतलब कह दो कि 90 के तकरीबन लॉन्च हुई हो, लेकिन चल रही हो और उसमें रिवाइज्ड हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो वो करंट डेटा। लेकिन करंट अफेयर पिछले 3 मंथ में कुछ भी हुआ, लाइक कोई ऐप लॉन्च हुई, लाइक कुछ मिनिस्टर ने कुछ किया, किसी का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड किया, ये सब करंट अफेयर होते हैं। करंट अफेयर तो उन्होंने पीओ में कम कर दी। अगर पीओ का भी आप सिलेबस पढ़ोगे, आईबीपीएस ने वहां से निकाल दिए, वहां से भी वो फाइनेंशियल जो टर्म होती है वो ले आए, वो ज्यादा क्वेश्चन देने लगे। तो एएफओ में तो करंट अफेयर का सवाल ही नहीं पैदा। ये करंट डेटा है, ये ऑफिशियल होता है और ये पुराना होता है। इसीलिए हमने करंट डेटा वर्ड यूज किया था, ताकि आपको मिस गाइडेंस से बचाया जा सके और एक राइट डायरेक्शन में लेकर जाया जा सके। अगर यहां पे वो 18-19 का पूछ लेता तो आप बोल सकते थे कि सर ये करंट अफेयर है, लेकिन नहीं, 18-19 का पूछा, लेकिन किसका पूछा? राइस का। राइस तो खरीफ में होता है ना, ये तो रब्बी है ना। चलिए अब देखिए इसका आंसर नॉर्मल पता है, सी। आप सबका सही हुआ होगा, ये मैं मानता हूँ सबका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी नन ऑफ दिस नहीं था। सबसे हाईएस्ट वैल्यू 1700, इसमें 35 थी। और अगला जो है वो है, हाँ ये पैडी कॉमन का, ये सबका सही होगा, ये सबका ही सही हुआ होगा। ठीक है, तो ये वैसे हमने वहाँ भी जो करंट डेटा का मॉड्यूल है वहाँ भी कवर था, लेकिन ये सब 50 था। तो चलिए हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला अगर आपने gurukulagri.com का हॉर्टिकल्चर शुरू भी किया होगा ना, तो ये पहले मॉड्यूल का दूसरा पेज था, दूसरा, और सबसे ऊपर लिखा हुआ था। पहले ये देखिए पेज नंबर 2, 14 नंबर का ये 14 पेज का ये मॉड्यूल था, और इसमें दूसरे नंबर के ऊपर लिखा हुआ था कि इंडिया एक्सपोर्ट बनाना। और देखिए इसमें भी नन ऑफ दिस नहीं था, इसमें भी नन ऑफ दिस नहीं था। इसमें उसने देखिए यूएई में होता है ये तय था, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पूछ लिया। सऊदी अरबिया बता दीजिए, ऑप्शन में था ओमान था, बहरीन था, कुवैत था, कतर था और सऊदी अरबिया। यूएई ऑप्शन में नहीं दिया, मतलब ये डेप्थ में क्वेश्चन था। लेकिन अगर आपने हॉर्टिकल्चर का मॉड्यूल शुरू करते पहले 2 पेज तो अगर इंटरेस्ट से पढ़े होते, क्योंकि पहले वाले तो 5-7 पेज हो सकते हैं, आप इंटरेस्ट में पढ़ लो, अगर आपने ये इंटरेस्ट में पढ़े होते तो मैं नहीं मानता ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा, ये सऊदी अरबिया आपका सही हुआ होगा। और काफ़ी स्टूडेंट ने फ़ोन करके बोला सर हमने सऊदी अरबिया लगाया, यूएई ऑप्शन में नहीं था। तो यूएई ऑप्शन में नहीं है, इसमें सऊदी अरबिया इज द राइट आंसर। चलिए तो हमने क्विज वगैरह में बताया हुआ था कि सेकंड लार्जेस्ट जरूर पढ़े। एक हमने क्विज भी दिया था, उस क्विज में हमने कुछ 7वां या 8वां यहाँ तकरीबन कोई क्विज होगा, वहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ऐसे रखे जिनमें नन ऑफ दिस आंसर रखा था, क्योंकि नन ऑफ दिस की इंपॉर्टेंस होती है ये बताने के लिए। हमने काफ़ी क्विज देते थे, हम उसमें नन ऑफ दिस रखते थे, क्योंकि आप 5 में से नहीं, आपको 4 में से चूज करना है। आप एक ऑफिसर की जॉब के लिए जा रहे हो और आपको हर साइड से सोचना पड़ेगा, और क्वेश्चन इतने इजी थे और आपको इतना ये इजी लगेगा। अब अगर आप 2-3 महीने बाद देखोगे आपको लगेगा इसमें था क्या, लेकिन उस प्रेशर के बीच वो सिचुएशन में आपको आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, आपकी एनालिटिकल स्किल, आपके पेशेंस, आपका कॉन्फिडेंस, वो चेक करने के लिए आईबीपीएस के पास एक 60 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। 60 क्वेश्चन का आप पूरा साल मेहनत कीजिए, 12 महीने मेहनत कीजिए, वो 60 क्वेश्चन देगा, 45 मिनट में चेक कर लेगा कि आपका लेवल क्या है, 45 मिनट में। और इस बार तो वो हर क्वेश्चन में बता रहा था कि नन ऑफ दिस तो मैं कहीं पे आंसर देने वाला हूँ, बी अवेयर, हर पे बता रहा था वो। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है वॉल्यूम, बिल्कुल राइट होगा, ये तो सबका ही राइट हो, पिछले बार का रिपीट हुआ है। रिपीट करने का मैं बता देता हूँ इसमें कारण क्या होता है। रिपीट करने का कारण ये होता है कि जो कैंडिडेट एग्जाम देने मतलब आ रहा है, क्या उसने किसी से पूछ लिया कि भाई मैं कौन सी बुक पढूं या कौन सा मैं क्या करूं, तो किसी ने उसे कुछ भी रिकमेंड कर दिया और वो लग गया। एक ऑफिसर की सोच ये नहीं होती। जो एक ऑफिसर होता है वो पहले एक इंस्पेक्शन करता है, पहले पीछे देखता है कि पहले इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर एग्जाम को ही देखे तो वो पिछला पेपर देखेगा आगे देने से पहले कि वो क्या क्या करता है, एनालिटिकल स्किल। अगर आपने पिछला पेपर भी देखा तो 1 नंबर तो आपको वहां से भी देगा कि वाह जी वाह, आपने पिछला पेपर देखा तो आप 1 नंबर प्लस कर लीजिए। और जो कैंडिडेट दूसरे के कहने पे शुरू हो गया और पिछला पेपर देखा ही नहीं,
उसको ये 1 नंबर भी शायद आपका, वैसे तो मॉड्यूल नंबर में था तो वैसे आपका सही ही होगा, ये आर के शर्मा में भी है और सारी जगह पे ये इजी क्वेश्चन है तो हो गया होगा, लेकिन रिपीट था। रिपीट करने का मैंने कारण बताया, तो ये क्वेश्चन तो सबका सही था। हाँ, PMFBY पे हर साल वो 2 क्वेश्चन देता, इस बार 4 क्वेश्चन है। 4 क्यों 4 है? एग्जामिनर को कुछ भी लेना देना नहीं होता है, एक मिनट, एग्जामिनर को कुछ भी लेना देना नहीं होता है कि वो क्वेश्चन को रिपीट करे या एक क्वेश्चन को एक टेबल में से 4 क्वेश्चन दे या 2 क्वेश्चन दे, कुछ भी लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन बनता है उसे इंपॉर्टेंस बेस्ड। अगर उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, PMFBY की इतनी इंपॉर्टेंस है कि इंश्योरेंस इन एग्रीकल्चर, अगर वो पेपर में इंपॉर्टेंस देगा, थोड़ा सा बेसिक फंडा समझिए, अगर वो पेपर में इंपॉर्टेंस देगा तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंस होगी, और अगर आपके लिए इंपॉर्टेंस है तो फार्मर के लिए इंपॉर्टेंस है। और आप हर बार इसको पूरा डेप्थ में पढ़ोगे, और अब तक आप इसे डेप्थ में नहीं पढ़ते थे, इस बार आपका एक क्वेश्चन उसने गलत करवा दिया ऑयल सीड वाला, तो अब आप इसके जरूर डेप्थ में जाओगे। और वो चाहता है कि इसकी डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, हर बार बोलता है जाना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो चलिए, कहीं ना कहीं पे हर जगह पे आपको वो कह रहा था, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में कह रहा होता है, वो डिमांड कर रहा होता है कि मेरे को एक ऐसा पर्सन चाहिए। कितने नंबर कैंडिडेट देते हैं कोई मैटर नहीं करता, आपकी क्या कंडीशन है कोई मैटर नहीं करता, आपने कितनी मेहनत की है उन्हें क्या लेना देना। उन्हें तो जो राइट कैंडिडेट चाहिए, ताकि जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक है इनमें जो एग्रीकल्चर का जो NPA हुआ पड़ा, जो हाल हुआ पड़ा है लोन का, उसको सुधारा जा सके। और वो कौन सुधार सकता है? वो क्वालिटी पर्सन। और क्वालिटी पर्सन पता होता है, हर एक लॉजिक बंदे को, एक हाई लेवल बंदे को पता होता है कि आज नहीं तो कल, देखिए आज नहीं तो कल अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा, कोई तो आएगा, कभी तो ये लॉजिक और कभी तो ये एक एनालिटिकल स्किल वाले पर्सन बैंक में एग्रीकल्चर में आने लगे, कभी तो इनका लेवल सुधार होगा। और अगर इनका लेवल सुधर गया तो ऑब्वियसली बात है फार्मर को राइट लोन कर पाएंगे, राइट और रॉन्ग का इनको थिंक पता होगा। क्योंकि आप बेसिक सा सोचिए कि एग्रीकल्चर का जितना भी लोन का डिपार्टमेंट है सारा वो आपके ऊपर दे रहे हैं, और अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, एनालिटिकल स्किल नहीं है, तो क्या आप लोन कर पाओगे? आप AF में प्रेशर में आ जाओगे जाते ही वहाँ, और बोलोगे कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। लेकिन उसको भी प्रेशर तो हर जगह पे होता है, प्रेशर तो हमारे ऊपर भी था जब हमने ये सब डेटा तैयार कर रहे थे कि क्या आएगा। लेकिन एनालिटिकल स्किल होती है कि ना ये नहीं तो ये एनालिटिकल स्किल ये होती है कि पता लग जाता है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, ये होने वाला है, ये मतलब ये कह रहा है, पता होता है उसमें। तो ये एक ऑफिसर में वो डिमांड करता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं, आगे एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है जी, हाँ, अगले क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है ट्यूबवेल और बोरवेल का। सबसे पहले क्लियर कर दूं, ना तो आगे शैलो लिखा था और ना आगे कोई डीप वेल लिखा था, ठीक है, ना कोई आगे था, सीधा पूछ, ना से डग वेल वी वर्ड यूज नहीं था, सीधा सीधा था ट्यूबवेल और बोरवेल। और हमने इस वीडियो में भी बोला था कि अगर BGRIE लगी तो उसके आगे असिस्टेंस 100% लिखा होगा, बी अलर्ट रहिएगा, 100% लिखा होगा। देखिए BGRIE लगी 100% लिखा है, यहाँ भी 100% लिखा है, शैलो में, यहाँ में। हाँ बोला था, क्योंकि ये इसकी ट्रिक ये बताई थी कि जो BGREI होती है ये हिली एरिया में होती है, और यहाँ पे ये मानिए कि ये आपको 100% देते हैं, क्योंकि फार्मर की इतनी कंडीशन नहीं होती और जो खर्चा वगैरह है, एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा आता है, तो 100% दे देते हैं। पर NFSM के अंदर ये रहा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ब्रैकेट में क्या है कोई बात नहीं है, तो इसके अंडर ही ना, नेशनल कॉमन थिंग है, ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला कि 50% ऑफ द कॉस्ट और 25,000, ये भी ऑप्शन में दिए, ये भी दिए, तीनों दिए, और तीनों के आगे 50% लगा दिया। 2 को तो एलिमिनेट ऐसे ही कर दिया कि अगर 100% तो है ही नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं था, तो सीधा सीधा बन रहा था, इजीली लगा सकते थे 25,000 आप, अगर थोड़ा सा भी सोचते तो आप। अगर आपने वो ये बात मेरी वहाँ पे भी सुनी होती कि बोला था कि 100% BGRI में याद रखिएगा और इसमें 50%, क्योंकि वो इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, वो सिर्फ छोटी सी ट्रिक डालेगा। और मतलब ये एग्जाम होता है सबसे टफ और सबसे इजी एग्जाम होता है, सबसे इजी AF होगा, सबसे इजी। आप कितना पढ़ते हो कोई मैटर नहीं है, 60 क्वेश्चन में से आपको कितने आते हैं, उस 45 मिनट में आप 60 क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हो। अगर आप में ये स्किल है तो कभी भी आपकी हार नहीं होगी, कितना भी बड़ा कंपटीशन होता ही नहीं है। चलिए
आगे सप्लीमेंट्री मॉड्यूल है, देख लीजिएगा। ट्राइकोडर्मा वीरडी, इसका आंसर है ई, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पूछा था, कौन सा फिक्स नहीं करता है, सप्लीमेंट्री दिया गया था। ये पेज नंबर इसका कुछ लास्ट में ही होगा, 20 पेज का ही था ये, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पे दिया गया सप्लीमेंट्री में से 4 क्वेश्चन आए हैं, वहाँ पे हमने 2 बोला था, लेकिन यहाँ पे 4 है, क्योंकि बाद में देखा गया कि डेफिशिएंसी वाला भी वहीं से आया हुआ है और ये वाला क्वेश्चन भी वहीं से आया हुआ है, तो 4 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से आए हैं। तो चलिए, उसके बाद आता है 22वां, इसका राइट आंसर है 1 लाख, पूछा हुआ था SC/ST फार्मर में, विकर सेक्शन में पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे, हमने बोला था कि मॉक टेस्ट में जहां डालेंगे इर्द से गिर्द, हियर एंड देयर, तो हमने डाला कि देखिए विमेन इंडिविजुअल बेनिफिशियरी का बता दीजिए, इन्होंने पूछ लिया SC/ST का बता दीजिए। ठीक है, मतलब टेबल वो ही, सब कुछ वो ही, मतलब अगर हमने ये डाला तो यहाँ से पूछ लिया, तो 1 लाख ये था राइट आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा ये वही क्वेश्चन, बोला कि 4 क्वेश्चन आए हैं PMFBY से, हर साल क्वेश्चन देता है, इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहता है इसकी, और आपको एक गलत करवाया कि अब तो डेप्थ में जाओगे, और अब आप जाओगे भी, अब आप जाओगे भी, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि मैं ये डालूंगा तो आगे वाले आने वाले कैंडिडेट क्या करेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, उसको पता होता है आप क्या कर रहे हो। एक कॉमन पर्सन को मतलब क्या कर रहा है उसको सब पता होता है। चलिए, तो ये देखते हैं कि यहाँ पे ये एसिड सॉइल का पूछा हुआ था, और इसमें भी नन ऑफ दीज नहीं था। इसमें देखिए सबसे पहले उसने ये लिखा हुआ था, ये अंडर 5.5 था, या मतलब अप टू 5.5 यहाँ पे कुछ था, लेकिन 5.5 था, और ये सब उसने क्लियर कर दिया था कि तो है ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ द pH ऑफ द एसिड। देखिए हमने ये पूरा आपको 3-3 लाइनों में घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए हुए थे, ताकि आप वो प्रेशर आपको पहले पता लग जाए हमारे मॉक टेस्ट में। और चलिए 25वां क्वेश्चन है। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का पूछा कि नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो कितना होता है, मिसलेनियस में भी कवर था, और एक तीसरा या दूसरा ये होगा क्विज होगा फ्री वाला 27 में से, उस वहाँ पे हमने दिया था, वहाँ पे ये अमेंडमेंट्स हुई थी, उसके बाद इसकी जो वैल्यू थी वो 25% कर दी थी, और अमेंडमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा की गई थी, जो हमारी फर्टिलाइज़र और जो केमिकल मिनिस्ट्री है वहाँ उन्होंने अमेंडमेंट की थी। तो ये डेटा आपको हमने अगस्त में ही प्रोवाइड कर दिया था, तो ये तो आपका सही होगा ही। और इसके ऑप्शन में 26 नहीं था, और नन ऑफ दीज भी नहीं था। देखिए नन ऑफ दीज नहीं दिया, क्लियर कर दिया कि इनमें से ही लगाना है, और 26 भी नहीं दिया, और कई स्टूडेंट यहाँ पे 20.6 लगाए। तो चलिए यहाँ पे 25 था इसका आंसर। आगे आता है 5वां क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको बोला गया कि एग्जैक्ट नहीं दूंगा, एग्जैक्ट नहीं दूंगा, 585 नहीं दूंगा। देखिए 500 से 600 के बीच में बता दो और काफ़ी स्टूडेंट ने ये सही किया, खुशी की बात है, और आपका यह आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, ये मिसलेनियस का 4था मॉड्यूल है, और पेज नंबर है 5। इसमें मीडियम का पूछा था, और ऑप्शन में याद कीजिए दूसरे नंबर पे मीडियम पूछा था, और दूसरे नंबर पे लिखा हुआ था 500, 1000 और 2000। थोड़ा सा भी याद करो, याद आ जाएगा। 500, 1000 और 2000, इसमें नन ऑफ दिस था, कोई शक नहीं है, इसमें नन ऑफ दिस था, लेकिन 500 से 1000 और 2000 इसमें दिया हुआ था मीडियम का, तो ये इसका राइट आंसर ये पड़ा मीडियम। तो ये मिसलेनियस का 4था मॉड्यूल है, और पेज नंबर है इसका शायद दूसरा है, 5 है। तो चलिए एक आधा पेज अगर इधर उधर मैं बोल देता हूँ तो प्लीज़ उसको पेशेंस रखिएगा, और उस मॉड्यूल में से ही इधर उधर ढूंढ लीजिएगा, हो सकता है एक मॉड्यूल आगे आगे पीछे भी हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है सी टेक्नोलॉजी मॉड्यूल नंबर 1 पेज नंबर 1। अगर आपने सी टेक्नोलॉजी खोला भी होगा तो पहले पेज पर ही होगा। इस बार लोएस्ट पूछा, पिछली बार हाईएस्ट पूछा था। तो यहाँ पे उसने इसका जो राइट आंसर था वो था ग्राउंडनट भी दिया था, सनफ्लावर भी दिया था, सोयाबीन भी दिया था। हो सकता है कि 1-2 ऑप्शन यहाँ पे कुछ और भी हों, क्योंकि 3 ऑप्शन तो हमारे हर में सही हैं। 3 ऑप्शन आप हर में सही मान के चलिए, 3 ऑप्शन हमने हर में सही दिए हैं। एक आधा ऑप्शन लेकिन जिसमें नन ऑफ दिस था उसमें भी हमने मतलब बता दिया, लेकिन नन ऑफ दिस इसमें भी नहीं था। नन ऑफ दिस ने बहुत रोल प्ले किया है। तो चलिए रब्बी क्रॉप का सबको पता है 1.5। ये वाले क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं आए हैं, मतलब आए हैं, लेकिन इसमें एक ट्रिक थी। वो क्या थी वो मैं देखता हूँ। देखिए इसमें उसने क्या बोला, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलत किया होगा, क्योंकि इसमें उसने बोला हुआ था कि ट्रैक्टर ड्राइवन माउंट बोल प्लाउ बेनिफिट्स फॉर अदर देन। देखिए उसने अदर देन बोला, अदर देन छोटा सा लेके, यार हमने बोल्ड किया, वहां बोल्ड नहीं था, अदर देन लिख के SC/ST वीमेन ने जो वीकर सेक्शन होता है सीधा पूछ लिया। मतलब आप मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया होगा कि सीधा माउंट बोल प्लाउ पढ़ा
और अदर देन को छोड़कर ये देख लिया, अच्छा एस सी एस टी वीकर सेक्शन, सीधा सीधा 50% लगा दिया होगा, क्योंकि ये 50% और 40% दो ही इसमें होता है। इसमें अगर 25 35 कुछ भी दिया होगा ही नहीं, या तो 50% से शुरू होगा या 40% से। अगर जनरल है तो 40% से, और अगर वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन में एस सी एस टी वीमेन स्मॉल मार्जिन जितने भी हैं ये सबका 40% से। यहाँ पे अदर देन था, अगर याद करोगे, अगर आप में से किसी ने अदर देन पढ़ा है तो आपका ये क्वेश्चन आपने 40% ही लगाया होगा और ये राइट है। तो चलिए अगला बात करते हैं 31। ये है करंट डेटा का मॉड्यूल नंबर 28 पेज नंबर 7, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पूछा हुआ था। हालांकि जो हमारी वैल्यू थी वो थी 50 मिलियन में, 50 मिलियन में, ठीक है। 50 मिलियन इक्वल टू 5 करोड़। आरबीआई के अगर आप गाइडलाइन पढ़ोगे, नॉर्म्स पढ़ोगे, तो वहां पे भी 5 करोड़ है, सॉरी 50 मिलियन है, वहां पे 50 मिलियन है। तो हमने ये आरबीआई के नॉर्म से डेटा लिया हुआ था, ठीक है। सोर्स हम बता देते हैं, क्योंकि सोर्स पता होने से मेरे ख्याल से कुछ होता नहीं है, क्योंकि सोर्स तो सबको पता ही होता है। सोर्स आप कितना भी छुपा लो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। तो हर के पीछे लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर था 50 मिलियन। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पूछा हुआ था, रिन्यूएबल एनर्जी का पूछता तो 3 टाइम 150 मिलियन था, 15 करोड़ आता ना। तो 5 करोड़ ऑप्शन में भी था, 3 भी था, 2 भी था, 1 भी था, एक शायद यहाँ पर भी था या नहीं था, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 5 करोड़ ऑप्शन में था। तो राइट इसका 5 करोड़ हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आता है अकॉर्डिंग टू नबार्ड ऑप्टिमल नंबर ऑफ द क्राफ्टेबल सेशन फ्रॉम द ईच प्लांट आफ्टर द 4th ईयर। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही मतलब डेप्थ में चला गया, लेकिन इसका राइट आंसर था 25। इसका राइट आंसर 25। ये मिसलेनियस का मैं मॉड्यूल नंबर बोल देता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे वो वैसे तो अगर आपने मिसलेनियस अच्छे से कर लिए तो मेरे ख्याल से ये सही होगा, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट ने भी ये गलत किया होगा, क्योंकि आपने भी हमारे मॉड्यूल पढ़ते वक्त शायद कुछ ना कुछ छोड़ दिया होगा और बोल दिया होगा कि नहीं ये ज़्यादा डेप्थ में दे दिया। लेकिन ये देखिए यहाँ पे भी ये 25, एक मिनट पेन चलाने दीजिए, हाँ ये देखिए यहाँ पे भी उसने 25 ग्राफ टेबल दिया, देखिए ये पढ़ा। और ये ऑप्शन में 30 भी था, 20 भी था, और एक शायद 35 या 40 में से एक था। यहाँ पे हमने 40 लिया, हो सकता है 35 हो, और यहाँ पे 15 भी था। मैक्सिमम स्टूडेंट 30 लगा के, लेकिन राइट आंसर था 25 अकॉर्डिंग टू नबार्ड है। कोई बुक या कहीं पे उसने कुछ नहीं, हर क्वेश्चन के ऊपर वो सोर्स बताता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं सोर्स बताऊंगा फिर ही मतलब ये लगा पाएंगे, वरना तो कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। गूगल भी अलग बताया, गूगल तो ये है कि वो तो उसका एल्गोरिथम ही ऐसा है कि कुछ भी लिखो वो आपको दे देगा, वो तो किसी को बोलेगा भी नहीं। तो गूगल अगर आप करके आंसर दे रहे हो तो शायद गूगल नहीं करना चाहिए आपको। तो चलिए डाटा ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन में देखिए, इसमें नन ऑफ दिस था। याद कीजिए माउंट बुल ये था, हाँ ये ट्रैक्टर वाला है, सॉरी ये ट्रैक्टर वाला है, इसमें भी नन ऑफ दिस है। और इसमें उसने क्या किया था कि 2 लाख वैल्यू ही नहीं दी थी। ये जो फोटो है ये माउंट बुल की लग गई है, लेकिन आप फॉर्म फ्रेंड में जाओगे तो जो SMAEM है उसके सबसे पहले पेज पे दिया होगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन जो ऑप्शन है वो इसके राइट है, वो बिल्कुल राइट है। थोड़ा सा भी याद करोगे तो 2 लाख ऑप्शन में भी नहीं था, और ट्रैक्टर का 2 लाख से शुरू होता है पैटर्न ऑफ असिस्टेंस। तो ये तो जब ये आप देखा, और ये तो देखने का सवाल ही नहीं पैदा था। ये उसने दिए पुराने वाली में, ताकि जो कैंडिडेट पुराने वाली फार्मर फ्रेंडली पढ़ी है और उसने पहला पेज ये नहीं देखा कि इसके ऊपर 2016 और 17 लिखा हुआ है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 16 से शुरू 17 में ख़त्म। अगर आप उसने ये भी नहीं देखा और वो पूरी की पूरी उसने 100 पेज की वो फार्मर फ्रेंडली पढ़ ली, तो उसको वो नेगेटिव यहाँ पे गलत करवाएगा। ये मैटर नहीं करता था, ये मैटर कर रहा था, किसी में ये मैटर कर रहा था, किसी में ये मैटर कर रहा था। इतना मतलब उसने आपका चेक किया ना कि ये मतलब ये अब अगर अब लगा हाँ ये कितना इजी है, लेकिन उस टाइम उस प्रेशर के बीच जो आपका दिमाग काम करता है, आपका IQ लेवल जो होता है वो मैटर करता है। कितनी भी मेहनत कर लो, IBPS रहता वही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये प्रेडिक्टेबल एग्जाम था, पता था ऐसा होने वाला है, इसमें कुछ था नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में ये नन ऑफ दिस था पिछले वाले का। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन का जो था नहीं, हाँ अगला आया नहीं, हाँ ये था। अगला क्वेश्चन पावर टिलर के ऊपर था, और इसमें उसने बोला हुआ था, हाँ इसमें देखिए उसने 50% भी दिया था और 85,000 भी दिया था, और देखिए 75,000 भी था, 1 लाख भी था, और शायद एक में 90,000 भी था। यहाँ पे एक 90,000 भी था शायद, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर पड़ा था और वो था D, 50% ऑफ द कॉस्ट, मैक्सिमम 85,000।
इसमें कुछ था भी नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वो है व्हाट इज द मैक्सिमम फाइनेंशियल स्टेज ऑफ द पावर टिलर ऑफ द वेमन फार्मर। देखिए वेमन फार्मर का पूछा, वेमन फार्मर का पूछा, 50% भी ऑप्शन में दिया, कितना कंफ्यूज किया गया, 50% भी ऑप्शन में दिया गया और 75,000 ये वाली वैल्यू गलत दे दी, ये वाली वैल्यू गलत दे दी, मतलब यहां देकर यहां कंफ्यूज कर दिया। ये सब आपको वो वीडियो में बताया गया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस इसका आंसर था। तो चलिए अगला देखते हैं। अगले में उसने क्या पूछा, माउंट बुलप्लो का, और इसमें विमेन एंड स्मॉल जो ये वीकर सेक्शन होते हैं इसका पूछा गया था, और इसका भी नन ऑफ दिस था। इसमें भी उसने 50% नहीं लिखा था, इसका भी नन ऑफ दिस था। अगर आपने किसी भी स्कीम में 2 से 3 में नन ऑफ दिस लगाया तो बी कॉन्फिडेंट आपके आंसर सही हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट बोले कि सर ऑप्शन मिल ही नहीं रहे थे, ऑप्शन मिल ही नहीं रहे थे, तो नन ऑफ दिस उसका आंसर था। नन ऑफ दिस की इंपॉर्टेंस इस बार आईबीपीएस ने दिखाई है, क्योंकि एक ऑफिसर को पता होना चाहिए कि ये भी एक ऑप्शन है। 4 का मतलब 5 का मतलब 5 होता है, 4 नहीं। अगर नन ऑफ दिस की इंपॉर्टेंस नहीं तो वो 4 देता, क्यों नन ऑफ दिस दे रहा है? सिंपल सी बात है ना, अंडरस्टूड है। चलिए, तो यहाँ पे उसने पूछा कि हाईएस्ट एरिया बताइए एल्काली सोयल का। सोडिक नहीं लिखा, एल्काली लिखा, थोड़ा सा तो कन्फ्यूज़ किया ना। देखिए कितना सही से कन्फ्यूज़ किया, ताकि एक जो स्टूडेंट है उसको ये तो पता हो कि सोडिक और एल्काली एक ही चीज़ होती है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़ किया, हालांकि ये सब हमने एसिड सोयल का पूछा था और यहाँ पे जो इसका आसाम था, लेकिन यहाँ पे उसने सोडिक का पूछ लिया, तो मतलब एल्काली का पूछ लिया। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। हरियाणा भी था, गुजरात भी था, और मेरे को लगता है यह आंसर आपका सही ही होगा, इसमें कुछ गलत होने का चांस नहीं है। आगे आता है लेयरिंग के ऊपर को, मिसलेनियस का मॉड्यूल है, 2 दिन पहले दिया था 25 को, ताकि एक राइट कैंडिडेट gurukulagit.com का लीड कर पाए। पर मेरे ख्याल से जो पहले मिसलेनियस में ही इतना आ गया कि आप लीड कर ही जाओगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा गया कि मैनी प्लांट विद ड्रूपिंग। देखिए थोड़ा सा भी याद करोगे, वाइनयार्ड तो था, वाइनयार्ड देखिए एक में उन्हें कन्फ्यूज़ किया। अगर आपने वाइनयार्ड देखते ही सर्फेंटाइन लगा दिया तो आपने वही गलती कर दी जो उसने आपके लिए ट्रैप रखा था, जाल बनाया हुआ था, वही गलती कर दी। लेकिन उसके आगे एक कंडीशन थी और वो थी ड्रूपिंग। ड्रूपिंग ड्रूपिंग जो ये सर्फेंटाइन होता है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट में होता है। आप पढ़ोगे भी तो इसके नेक्स्ट पेज पे सर्फेंटाइन की डेफिनेशन बताई हुई होगी, दोनों का बताया होगा। तो इसका राइट आंसर था, वो था ड्रूप, इसका टिप लेयरिंग। तो चलिए चलिए, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सबका सही है, ये वैसे दिया भी गया था, एग्रोनॉमी का मॉड्यूल 16 था। हर क्वेश्चन के पीछे हमने वो पेज नंबर सब लगाया हुआ, आप देख सकते हो। तो इसका ये भी सबका सही होगा, ग्राउंड नट ये भी उसी में से था। एक टेबल में से 2-2 क्वेश्चन, और कितने ईजी, कितने ईजी, कितने ईजी, कितने ईजी। देखिए पेपर कितना ईजी था। और हाँ, ये वाला था रेवोल्यूशन पर मिनट का पूछा हुआ था कि रोटेरी टिलर की कितनी होती है। तो ये वाला क्वेश्चन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मॉड्यूल नंबर 6, ठीक है, पेज नंबर शायद ये 3रा होगा या 4था होगा, यहाँ पे होगा कुछ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ये पड़ा, रोटेरी टिलर का रेवोल्यूशन पर मिनट होता है 180 से 200, और मैक्सिमम स्टूडेंट का ये सही है, ठीक है। पावर हैरों का पूछा हुआ था, वो वहाँ पे बता दिया था। तो चलिए 42वां क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट कवर अंडर द लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक स्कीम का पूछा हुआ था, और ये करंट डेटा का 27 नंबर मॉड्यूल था। और इसमें हमने ये तो दिया ही था, 714 तो दिया ही था, साथ में ये भी दिया था ईच एंड एवरी स्टेट का बताया हुआ था। और हमारा gurukulagit.com का ये मानना था कि शायद वो उत्तर प्रदेश का पूछेगा। हमने हाईएस्ट दे के बोला था कि शायद वो हाईएस्ट पूछेगा तो उत्तर प्रदेश का पूछेगा, लेकिन उसने टोटल पूछा, टोटल डिस्ट्रिक्ट। मतलब हमने वैसे बोल्ड किया हुआ था, मतलब यहाँ से तो यहाँ से आपको ये और ये दोनों पढ़ने हैं। तो उसने 714 पूछा, दोनों ही मॉड्यूल में थे। ये वैल्यू मॉड्यूल में पड़ी थी, ये वैल्यू मॉड्यूल में। पेज नंबर शायद ये लास्ट में होगा, स्टार्टिंग में। ये एक अलग ही लीड बैंक स्कीम के ऊपर एक बनाया हुआ था हमने मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल नंबर है, और इसमें भी नन ऑफ दिस आना है, इसमें भी नन ऑफ दिस आना है। मॉड्यूल नंबर 27 नंबर मॉड्यूल है, इसमें नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें 714 ऑप्शन में भी नहीं था, और नन ऑफ दिस इसमें था। नन ऑफ दिस बहुत कम में था इस बार, सिर्फ 10 या 12 में ही था। हर वो बता रहा था कि नन ऑफ दिस इस बार मैं रखने वाला हूँ। बी अलर्ट, बी अवेयर। 45 मिनट दिए जाते हैं, 45 मिनट का महत्व होता है। आप पहले 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट में उसको एग्जाम को करके और बाकी बैठ जाते हो, मेरा तो हो गया, मैंने तो 35 कर दिए, मेरा हो गया।
और बाद में उनको चेक करते रहते हो कि हाँ ये मैंने सही लिया है, ये भी सही लगा है। लेकिन वो कहता है कि मैंने 45 मिनट दिए हैं, तो 45 मिनट का मतलब है 45 मिनट का यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो कम से कम 40 मिनट तो खाएंगे आपके। ऐसा नहीं है कि पहला वर्ड पढ़ा और लास्ट वर्ड पढ़ा और सीधा लगा दिया। एनालिटिकल स्किल। चलिए नेक्स्ट, इसका नन ऑफ दिस है। अगले क्वेश्चन में उसने कंफ्यूज किया। पहले आया था ये वाला क्वेश्चन, खैर वो तो जो पेपर खुलता है वो सबका अलग होता है, शफल होता है, किसी का पहले कौन सा क्वेश्चन है, किसी का पहले कौन सा क्वेश्चन होता है, ये अलग होता है, पहले किसी का कोई भी हो, लेकिन दोनों क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं। टिलेज के ऊपर था तो तय था कि ये क्वेश्चन टिलेज के ऊपर डालता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो प्रिडिक्टेबल ना किया जा सके। IBPS ऐसा कुछ भी नहीं करता है। IBPS सिर्फ पेपर को घुमाता है, उसे टैकल करने का बस एक हमें वे चाहिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम उसे एक्सप्लेन कर लें कि जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा याद कीजिए, आपको याद आएगा। अगर आपने याद करने की कोशिश भी आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने बोला हुआ था कि कौन सा टिलेज का ऑपरेशन है जिसमें जो सोयल है इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फ्रॉम द हार्वेस्ट टू प्लांटिंग, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने आगे गए ही नहीं, और एंड बोल के उसने कुछ कल्टीवेशन ऑफ सोयल का कुछ लिखा था। एग्जैक्ट रिज वर्ड यूज नहीं किया था, मैं जो रिज वर्ड था ये यूज नहीं हुआ था, लेकिन कल्टीवेशन का कुछ था और उसका आंसर रिज टिलेज था। रिज टिलेज, इसका नो टिलेज नहीं आएगा, क्योंकि उस नो टिलेज में नो टिलेज का मतलब होता है नो का मतलब नो, डायरेक्ट शोइंग। ये उसके वर्ड से पता लग रहा है, नो का मतलब नो टिलेज होगा ही नहीं, डायरेक्ट शोइंग, सीधी सीधी शोइंग करो। लेकिन रिज टिलेज का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत तो होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर था रिज टिलेज। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन था ये तो आप पहले पढ़ते ही आगे लगा दिया होगा। 15 से 30 ये दोनों पढ़े हैं। मॉड्यूल नंबर इंजीनियरिंग का है, ये 7 है, 7 नंबर मॉड्यूल पे ही 2 है। एक मॉड्यूल से दो क्वेश्चन आ गए, एक मॉड्यूल से। अगर आपने कुछ सेलेक्टेड मॉड्यूल, हमने इंपॉर्टेंट मॉड्यूल दिए थे, उन्हीं में से सारा पेपर आ गया। तो चलिए आगे बात करते हैं 45वां क्वेश्चन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये था ब्लू रेवोल्यूशन वाला था, तो इसके ऑप्शन में 60% नहीं था। थोड़ा सा भी याद करोगे, हाईएस्ट वैल्यू थी वो थी 50। अगर आपने ऑप्शन पढ़ा हाईएस्ट वैल्यू 50 थी, 30 था, 25 था, शायद 40 था, इन दोनों में से एक था। ठीक है, तो ये जो है मिसलेनियस का मॉड्यूल है, ये जो स्कीम थी वही वाली स्कीम जो मैंने पहले, उसी स्कीम में से 3 आ गए। मतलब एक चीज उठाई उसमें 3 4 4। जैसे कि हमने बोला कि जो पैटर्न है वो हम जो लास्ट 4 मॉक टेस्ट का पैटर्न रखने वाले थे वो यही था कि बोला कि हम वो सेम वही रखने वाले हैं जो IBPS रखता है। वो ये होता है कि एक टेबल में से वो 3 क्वेश्चन उठाएगा, एक जगह से वो 4 क्वेश्चन उठाएगा। तो हमने भी वही करने की कोशिश की थी, तो वो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन सही थे। तो ये देखिए, अगर वो SC ST फार्मर है तो 60, और अगर जनरल है तो 40, और कहीं पे भी SC ST की इसमें कंडीशन नहीं थी। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा तो इसका राइट आंसर था 40। हाँ, तो आगे आता है कैशनट का। तो हाँ, ये क्वेश्चन हमारे नहीं कवर थे। 45 क्वेश्चन तक हमारे कवर थे। 50 बोला गया था क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बेसिक थे और लग रहा था कि ये मतलब होंगे, लेकिन 45 मिल चुके हैं अभी तक, और 45 ही आए हैं। 60 में से 45 हैं। हालांकि उस टाइम 50 बोला क्योंकि स्टूडेंट ने जब बोला तो लगा कि हाँ शायद 50 के तकरीबन है, तो 45 to 50 था, लेकिन 45 आए हैं, एग्जैक्ट 45 आए हैं। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो। मॉड्यूल नंबर बता दिया है, पेज नंबर बताया है, आधे घंटे का। मैं वैसे तो आप चेक कर ही लिए सभी ने, क्योंकि आप जब क्वेश्चन चेक करते हो तब भी आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। तब भी पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो ऑफिसर में होने चाहिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर वो 45 मिनट पेपर्स नहीं है, आपके लिए आंसर की के लिए पेशेंस नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन चेक करने के लिए पेशेंस नहीं है, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, पेशेंस अपने अंदर लाइए। क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पेशेंस, जब आप पढ़ते हो तब स्किल्स ये सब यूज़ करोगे तो बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, क्वालिटी पढ़नी पड़ेगी, और ऑटोमेटिक आप दूसरों से अलग नजर आओगे। दूसरों से अलग, सारे पूरे पढ़ रहे होंगे, 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने तरीके से पढ़ रहे हो, तो वो 1000 अलग हैं, आप अलग हो। तो आपको मैं यही बोलता हूँ, पेशेंस रखा करिए, कोई भी बात हो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आता है सॉफ्टवेयर ग्राफ्टिंग। खैर ये क्वेश्चन हम कवर करने वाले थे, जो पहले हमने 40 पेज देने वाले थे। हमने 15 दिन पहले बोला था, 10 से 15 दिन पहले बोला था सभी जगह पे कि gurukulagi.com के लिए एक दिन बचा के रखिएगा, क्योंकि हम आपको एक सप्लीमेंट्री देने वाले हैं। ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो 2 दिन पहले दिया गया था, 25 की सुबह को दिया गया था, ताकि आपको लीड दिलाया जा सके। उसमें से 4 क्वेश्चन आए हैं, ट्राइकोडर्मा वीडी वाला, CAN वाला,
आयरन डेफिशिएंसी वाला, और एक वो क्वेश्चन जो दूसरा अभी याद नहीं आ रहा है मेरे एक्चुअली। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, और ये क्वेश्चन इतना बेसिक था ना, इतना बेसिक था, क्योंकि ये सब वो इसीलिए डालता है कि एट लीस्ट कि कैंडिडेट के सोच के आए होते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ूंगा ही नहीं। अगर वो जैसे ग्रीन हाउस का देते ही आपने नेक्स्ट कर दिया होगा, अगर आपने ये देखते नेक्स्ट कर दिया, तो जो उसने चाल डाली थी, जो उसने आपके लिए ट्रैप रखा था, आप उसी में कैच हो गए, यहीं पे आप कैच हो गए, इसलिए आपका स्कोर कम चला गया होगा। लेकिन अगर आप प्लीज़, मैं आपको बोलूँगा बोल्ड को भूल जाइए, और प्लीज़ आप इसके ऑप्शन पढ़ने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर बताइए। प्लीज़ एक बार इस क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आप कैसे आंसर खुद लगाओगे, अगर आप में थोड़ा सा भी है। कवरिंग मटेरियल का पूछा है, कवर कौन करेगा? देखिए, बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल, कवर कौन करेगा? देखिए, वुड कवर करेगी? जी नहीं, कभी नहीं कवर कर पाएगी। एक्टिव कूलिंग यूटिलिटी पर्पज है, कंप्यूटराइज्ड हो ही नहीं सकता, एवं स्पान ये तो अलग है। तो कवर कौन करेगा? ग्लास करेगा, तो राइट था। और नन ऑफ दिस ऑप्शन में भी नहीं था। अगर आप थोड़ा सा भी देखे होते, नन ऑफ दिस ऑप्शन में भी नहीं था। तो चलिए इसके ऊपर एक अलग क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्शन बेस पूछ लिया और ऑप्शन क्या थे, कंस्ट्रक्शन का पूछ लिए, तो एक कॉमन सेंस है, अंडरस्टूड है कि वुडन का कंस्ट्रक्शन तो वुडन से होती है ना। देखिए, एक्टिव कूलन था, वही ग्लास था। यहाँ पे उसने थोड़ा ये इसमें मान सकते हो कि शायद आप कंफ्यूज हो गए होगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन वुडन से होती है, सबको पता है। ठीक है, तो चलिए, और हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था कि कौन सी रिवर है जिसका जो सरफेस जो फ्लो वाटर है वो लो है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से था, ये वाले टेबल से। खैर ये हमने कवर नहीं किया था, ठीक है, लेकिन अगर हम वो 40 पेज डालते तो शायद ये कहीं ना कहीं कवर होता वहाँ पे। तो चलिए, तो यहाँ पे इसका आंसर है नर्मदा रिवर। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे, क्योंकि ऑप्शन में इंदुज था, इंदुज का ये रहा, ये वाला देखिए यूटिलाइजन फ्लो, ठीक है, सॉरी ये, हाँ इसका है 46, ठीक है जी। कृष्णा का है 58, ओके। महानदी पे चलते हैं, महानदी ये रही 50। गोदावरी कहाँ है? गोदावरी आई थिंक जो गोदावरी है वो शायद इस टेबल के नीचे है ना, ये रही, सॉरी चलिए ये रही गोदावरी, है ना, ये पड़ा। तो नर्मदा आगे आती है, नर्मदा सबसे कम थी और सबसे नीचे थी, ये रहा देखिए 34। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। अगर आप क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो वो देता है कि जिसे वो लगाना ही नहीं होता। हाँ, ये वाले क्वेश्चन थे, गडाउन का पूछा था, और पूछा था स्टोरेज पीरियड बताइए कमोडिटी का, मैक्सिमम स्टोरेज पीरियड बताइए रूरल गडाउन में। ये वही वाली स्कीम है जो जिसका, क्योंकि ये एक स्कीम से ही 3 पूछ लिए, और ये सब हम सप्लीमेंट्री में डालने वाले थे, ये हमने खैर कवर नहीं किए थे, लेकिन हमने 40 पेज तैयार किए थे। लेकिन स्टूडेंट ने फ़ोन करके और मेल करके भी काफ़ी बोला कि सर प्लीज़ जा तो उसे कंप्रेस कीजिए और या पहले डालिए, और हमने बोला था कि 25 को डालेंगे, तो उसे 20 पेज ही बनाए गए और 40 पेज को कम कर दिया गया था। अगर 40 पेज होते तो आपको 3 क्वेश्चन और मिलते। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है, थोड़ा सा भी याद करने की कोशिश करोगे, मैक्सिमम स्टोरेज पीरियड का कमोडिटी पूछा था, स्टोरेज पीरियड पूछा था, बैंक लोन नहीं। बैंक लोन तो पता है कि आप 75 तुक्का लगाने की कोशिश करोगे, नहीं, यूटिलाइजन वो अलग क्वेश्चन था, है ना। तो ये पड़ा इसका राइट आंसर 10 मंथ। कौन सी बुलेट है? 1 2 3 4 5 6 नंबर बुलेट है। मैक्सिमम स्टोरेज हो 10 मंथ, ठीक है। तो इसका आंसर 10 मंथ था, और 10 मंथ ऑप्शन में भी था। चलिए अगला देखते हैं, अगले में क्या था। हाँ, इसी मतलब ये हम जो टेबल बनाने वाले थे, ये बनाया नहीं था, बनाने वाले थे। तो इसमें वो क्या था, इसमें उसने पूछा था कि यूटिलाइजेशन बताइए मैक्सिमम कैपेसिटी का मैक्सिमम कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन, और वो था 90%। 90% ऑप्शन में भी था, 85% ऑप्शन में था, 75% ऑप्शन में था। 2 ऑप्शन हमारे पास नहीं है, शायद कोई भी था, लेकिन 90% इसके अगर था तो 90% इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे आते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन इतना डेप्थ में था कि इसको लगाना नहीं था। अगर आपने मतलब बहुत ही कहता है कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो या जैसे कुछ भी पढ़ते हो, तो शायद ये आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाता। लेकिन अगर आपने सीधा बुक वगैरह से कहीं से पढ़ रहे हो तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए
मैं इसका सोर्स बता देता हूँ। हमारी कोई एग्रीकल्चर की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें से एक है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हो। मैं इसको भी सोर्स बताने से कोई मेरे हिसाब से कुछ होता नहीं है, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस भी नहीं था, और एक में हरियाणा था और एक में हरियाणा नहीं था। अगर याद करोगे, जो हाईएस्ट था उसमें हरियाणा था। कन्फ्यूज कैसे किया गया कि अगर कोई लॉजिक लगाएगा तो वो हरियाणा लगा लेगा, और यहाँ पे देखिए इसमें हरियाणा नहीं दिया, है ना। तो कुछ भी किया, हो सकता है कि एक दो स्टेट इसमें से हमारे पास मतलब हमने गलत लिख दिए हों, लेकिन नन ऑफ दिस नहीं था, और तीन इसमें से हमारे जो स्टेट लिखे हैं वो सही हैं। और इसमें क्यों नहीं लगाना था मैं आपको बताता हूँ। इसमें उसने पहली बात तो कंडीशन लगाई, पहली बात उसने कंडीशन लगाई मैन और वुमेन की, दोनों का वेजेस अलग होता है, ठीक है। मैन और वुमेन का वेजेस अलग होता है। आगे उसने कंडीशन क्या लगाई, ऑपरेशन फॉर द शोइंग और द हार्वेस्टिंग कंडीशन, ठीक है। या तो शोइंग के लिए था या हार्वेस्टिंग, मतलब इन दोनों में से एक शोइंग वाला था। जो शायद हाईएस्ट पूछा था शायद वो जो हार्वेस्टिंग वाला ऑपरेशन था, और जो लीस्ट पूछा था वो शोइंग वाला था, या इन दोनों का एक में से शोइंग का पूछा था और एक में से हार्वेस्टिंग का पूछा था। तो इसलिए हम इसका आंसर नहीं दे रहे हैं। और अगर आपको देखना हुआ तो आप मिनिस्ट्रीज का देख सकते हो, आपको ये ईजिली मिल जाएगा। और अगर आपको याद है कि इनमें से किस में शोइंग था तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम वहाँ पे बता देंगे कि इसमें, तो हम आपको बता देंगे इसमें राइट क्या था। क्योंकि ये डेटा वेरी करेगा कि यहाँ पे शोइंग था और हार्वेस्टिंग था, क्योंकि ये डेटे में ये दो क्वेश्चन थे और इसमें कन्फ्यूज़ किया गया, इसको लगाना ही नहीं था। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ, नारी पुरस्कार। नारी पुरस्कार ये करंट डेटा है, तो प्लीज़ इसे करंट फिर मत मानिएगा, क्योंकि ये जो रिवाइज्ड गाइडलाइन हुई वो 2016 में हुई, और नारी पुरस्कार पता नहीं कितने ईयर से चल रहा है। मैं आपको सोर्स बताता हूँ, आपको कहाँ जाके चेक करना है, आप चेक कर सकते हो। इसको वेरीफाई करने के लिए आप खुद भी चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको खुद भी एक सोर्स पता होना चाहिए अगर आपकी स्किल इंप्रूवमेंट, क्योंकि आपसे हम सोर्स बचा के कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपकी स्किल इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको खुद को पता हो, खुद की स्किल आप में इतनी हो कि आपको पता हो कि राइट थिंग क्या है और रॉन्ग थिंग क्या है, ठीक है। तो हमने हमारे जितने भी मॉड्यूल दिए थे वहाँ पे लगभग सभी में सोर्स लिखा ही हुआ था। हमने करंट वाले में सोर्स लिखा हुआ था, मिसलेनियस में सोर्स लिखा हुआ था, हर जगह पे हमने सोर्स लिखा हुआ था। जो इंपॉर्टेंट थे उनका सोर्स इसीलिए लिखा था ताकि आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और जिसने मिसलेनियस खोला उसमें हमने बार बार बोल्ड करके लिखा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स है, प्लीज़ मत छोड़िएगा। तो सोर्स बताने से मेरे ख्याल से कुछ होना नहीं है, तो आपको अपना स्किल्स इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एक काम कीजिएगा, अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट पे जाइएगा। उसके बाद उसके अवार्ड और गाइडलाइन दो हैं, हेडर में ऑप्शन पड़े होंगे। अवार्ड में जाइएगा, वहाँ पे उसकी जो एज वाला था वो भी मैं वैसे तो अगला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, वो भी वहाँ पे देख लीजिएगा, और ये यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे इसका 2016 आंसर था, तीन का पूछा, तीनों का आंसर 2016 था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं जी, ठीक है जी। आगे उसने पूछा मिनिमम एज ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ, यहाँ पे मैं इसको दो डेटा दे रहा हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री जो हमारी मिनिस्ट्री है विमेन एंड चाइल्ड लेबर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली जो मिनिस्ट्री है, तो उसने भी ये यहाँ पे दो डेटा दिए हैं। मैं दोनों को एक्सप्लेन करूँगा दोनों का मतलब क्या है। तो दोनों ही डेटा वहाँ पे थे, तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे इंडिविजुअल विमेन पूछा था या इंडिविजुअल कैटेगरी, क्योंकि सीधा मैं आपको आंसर ऐसे दे दूँ कि इसका अबव 30 था, हो सकता है कि वहाँ पे कैटेगरी पूछा हो या विमेन पूछा हो, ठीक है। इन दोनों में से एक था, विमेन या कैटेगरी, और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका क्या और इसका क्या। अगर तो उसने सीधा विमेन पूछा, देखिए इंडिविजुअल एप्लीकेंट तो 25 था, ठीक है। और अगर उसने इंडिविजुअल कैटेगरी पूछा, कैटेगरी अलग चीज़ होती है, कैटेगरी कोई भी हो सकती है, आप सबको पता है, तो अबव 30 यार। तो इन दोनों कंडीशन में से कोई भी लगा हुआ हो, थोड़ा सा भी याद कीजिएगा, आपको याद आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आपको ये याद आता है तो इसमें से या तो 25 है और यहाँ 30 है, अबव 30 है, तो इन दोनों में से एक आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं जी। अगला में, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इसीलिए उसने एंटो के इस बार 3 से 4 क्वेश्चन दिए और सबसे बेसिक क्वेश्चन दिए, सबसे बेसिक इजीली क्वेश्चन इसीलिए दिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट पहले ही सोच के बैठे होते हैं एग्जाम से 3 दिन पहले, 1 साल पहले या 6 महीने पहले सोच लेते हैं कि एंटो का अगर आया तो वो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं तो नहीं लगाऊंगा, कुछ भी पूछ ले मैं तो नहीं लगाऊंगा। लेकिन उसने इतना बेसिक दिया कि क्या आप में इतना डेप्थ में पढ़ लिए, आप 1 साल से पढ़ रहे हो, क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि एक आप इजीली क्वेश्चन को भी कह सको कि हाँ ये है, ये इसका राइट आंसर है।
मतलब एक पता लग जाता है। और इतना उसने दिया कि कैंक्रस क्वेश्चन में यूज कर दिया। इवन कोई एग्रीकल्चर स्टूडेंट नहीं है वो भी सोचेगा कि नहीं इसका तो ये लग ही रहा है, अगर उसको कुछ भी मतलब उसको बेसिक भी नहीं पता वो फिर भी उसका आंसर लगा देगा। और उसने कैंक्रस बोल दिया कि कैंक्रस ऑन लीफ, लेकिन बोला सिर्फ लीफ में, ठीक है, कैंक्रस बोल दिया, थोड़ा सा तो रखा उसने, लेकिन उसका राइट आंसर था बैक्टीरियल कैंकर। मैं इसको इसीलिए एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पे जाके वो आपको क्या कह रहा है, कुछ कह रहा होता है। एग्जाम होता है क्योंकि उसके पास वही 60 क्वेश्चन है जिसमें वो आपको हर एक चेक करेगा। अगर आपका लेवल इंक्रीज होगा तो फार्मर का लेवल इंक्रीज होगा, बैंक का लेवल इंक्रीज होगा, हमारी बैंक की जो इंडस्ट्री है इसका कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है ये सब आपको पता। और वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लोन की वजह से हुआ है। अब वो आपकी स्किल इंप्रूवमेंट करने का, अब ये तो है नहीं कि IBPS हर एक पर्सन को लाइव होकर बोलेगा या सबको बोलेगा, ऐसा तो करने से आप होने से भी रहे। वो आपको इतना घुमाएगा कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं। क्योंकि एग्जामिनर का जो माइंड होता है, इनकी जो डिमांड होती है, इनको ये होता है कि चलो इस साल भी चलो क्वालिटी पर्सन नहीं आई, इस साल भी क्वालिटी पर्सन नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट 2025 तक तो ऐसे पर्सन मिलने लगेंगे ना कि आगे जाके कभी भी ये जो बैड लोन है, जो बैंक का NPS बढ़ रहा है, इन सब को वो टैकल कर पाएंगे और फार्मर को ईजिली समझा पाएंगे कि आपको कितना लोन है और आपको इसे मतलब कैसे यूटिलाइज करना है और एक हैंडल करना होता है उस प्रेशर को। और मैक्सिमम AFO क्या करते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर इतना है, लेकिन आप में वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए स्किल होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये एक स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम होता है और स्पेशलिस्ट का कुछ मतलब होता है। स्पेशलाइजेशन मतलब डिमांड अलग है, इंस्पेक्शन करना आपको। ना तो आपका दिमाग कंप्यूटर ले सकता है, ना आपका दिमाग, मतलब मेरे कहने का मतलब कि ना तो जैसे पीओ की जगह शायद कंप्यूटर ले सकता है, क्लर्क की जगह कोई मशीन ले सकती है, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। इंस्पेक्शन एक ऑफिसर को करना होता है, सो वो एक आप ही कर सकते हो। तो चलिए अगला हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कुछ उसने ब्रेकिश वाटर का पूछा हुआ था। एक्चुअली हमें पता नहीं है इसमें क्या था और उसके ऑप्शन भी नहीं थे, कुछ ही शायद लोएस्ट था या हाईएस्ट था, जो भी था ये क्वेश्चन मतलब अभी एग्जैक्ट इसका पता नहीं चल पाया है क्या है। तो हम अगली बात करते हैं, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जिनका पता नहीं चलता है, क्योंकि लेकिन था बैक ये श्योर था कि ये ब्रेकिश वाटर के ऊपर ही था। तो अगला बात करते हैं 58। तो ये वाला क्वेश्चन तो शायद IVRI हर किसी नहीं लगाया होगा, क्योंकि पिछली बार भी रानीखेत और इंटरपेस्ट के पूछे गए। तो ये क्वेश्चन तो कोई ऐसे भी एक दिया होता है कि क्या आपने सर्च करके वो वहाँ पे गया भी हो या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे IVRI सही हुआ होगा। तो आगे जो 1-2 क्वेश्चन थे इनमें कंडीशन थी, लाइक एक में था रूट रॉट और कुछ था, मतलब एक और कंडीशन थी, और जब तक ये कंडीशन पता नहीं लगती तब तक उसका आगे क्या था वो कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक नहीं 2-3 कंडीशन लगी हुई, 2 कंडीशन इसमें थी और 2 कंडीशन इसमें थी, इनसाइड द स्टेम और एक और थी, और ये इतना ईजी था कि आप सीधा सीधा लगा पा रहे थे। लेकिन वो कंडीशन एक्चुअली क्या थी, अगर वो होता तो हम वो बता देते। तो इसमें जो आंसर है वो अगर आपको पता है थोड़ा इसमें क्या कंडीशन थी तो शायद आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ पता लग जाएगा। लेकिन लगभग ये क्वेश्चन सबके सही हैं। एंटो वाले क्वेश्चन जिसने भी लगाए हैं, अगर आपने 4 भी लगाए हैं तो लगभग 3 आपके ईजिली सही हैं, 3 आपके हर किसी स्टूडेंट के ईजिली सही हैं एंटो में। तो चलिए, ये था IBPS AFO का 2018 का 19 का पेपर। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि पेपर बुरा हुआ हो चाहे अच्छा हुआ हो, आपने अच्छा किया बहुत अच्छी बात है, आपको बुरा हो गया तो प्लीज़ एक डिप्रेशन होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है, उसमें मत जाइएगा, क्योंकि ज़िंदगी में हर मोड़ पे हमें कुछ सीखना होता है, एक स्टेपिंग स्टोन होता है। तो आप उससे सीखिए और आप में इम्प्रूवमेंट कीजिए, और आपको आगे एक ऑफिसर की तरह कैसे पढ़ना है ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि बैंक में आपको इतनी फाइल्स मिलने वाली है कि आपको वो सब पढ़नी पड़ेगी। उससे पहले आपको ऐसी एक हैबिट बनानी चाहिए कि मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ना है। आपको अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हो तो इतना बोलूँगा कि आप 18 घंटे 16 घंटे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ना 16 घंटे ना 18 घंटे, कितने घंटे मैं बताता हूँ कितने घंटे, सिर्फ 4 से 6 मैक्सिमम 6, कम से कम 4। लेकिन प्रोडक्टिविटी, जब पढ़ रहे हो दिमाग इतना खुला हुआ होना चाहिए कि क्या लिखा है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर कैटेगरी लिखा है
और वेमन एप्लीकेंट लिखा है, तो इन दोनों में इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो IBPS इसीलिए हर एक क्वेश्चन के ऊपर इस बार ट्रिक लगाई गई थी, और इस बार का जो पेपर था वो सबसे हट के था। इवन 17 में भी काफ़ी क्वेश्चन सुंदा में से आ गए थे, 25 क्वेश्चन सुंदा में, तो जिसमें से जिसने सुंदा भी पढ़ी थी उसके सही हो गए थे। लेकिन IBPS बुक को कभी फॉलो करता ही नहीं है। IBPS एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। ये UPSC और कैट इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि इनमें जो होता है वो अब IBPS में होने लगा है। सो प्लीज़, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि IBPS में पढ़ के जाने का तो कोई मतलब नहीं होता, तो मैं आपको एक एज ए सजेशन ही देता हूँ कि आपको सारे ब्रह्मांड की नॉलेज है, अच्छी बात है। आप 10 बुक पढ़ते हो, अच्छी बात। आप 20 बुक पढ़ो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको वो जो 60 क्वेश्चन है उसमें से अगर कुछ नहीं आता तो वो आपकी नॉलेज जीरो है। उस 60 क्वेश्चन में से आपको उस 60 को टैकल कैसे करना है, आंसर कैसे लगाना है, पकड़ना कैसे है कि वो मतलब कह क्या रहा है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन। देखिए कितना, अगर आपने आराम से पीछे बैठ के, अगर आराम से सोच के, बिना प्रेशर आए, क्योंकि 10 मिनट पहले जब एग्जाम शुरू होता है तो सब ऐसे प्रेशर में, मतलब कह दो कि पूरे प्रेशर में चले जाते हैं कि बस 10 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए। तो क्या हुआ, एग्जाम ही तो है, अब गुजर गया ना एग्जाम, 1 साल बाद आएगा ना अभी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। IBPS का एग्ज़ाम क्लियर करना सबसे इजी है, सबसे इजी, सबसे टफ और सबसे इजी एग्ज़ाम है। अगर आपको पता है कि टैकल कैसे करना है तो इजी। और अगर आप वही जो बुक या कुछ ऐसा पढ़ रहे हो कि बस यही अपने दिमाग से प्रेडिक्ट करना, अगर आप अपने दिमाग से प्रेडिक्ट कर रहे हो। और लास्ट में बस ये बोलूँगा कि जो स्टूडेंट के फ़ोन या कुछ आए थे, सर स्ट्रैटेजी बताइए 2020 के लिए, ये सब कीजिए, तो उनको एक बोलूँगा कि हमने अगस्त में एक स्ट्रैटेजी अपलोड की थी। स्ट्रैटेजी सेम होती है, स्ट्रैटेजी कभी बदलती नहीं है, चाहे वो 3 से 4, जब तक उसका पैटर्न चेंज नहीं होता। हो सकता है कि वहाँ पे एनालिटिकल स्किल वाला स्टूडेंट उनको नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, जैसे JRF का एग्जाम है तो उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, IBPS की स्ट्रैटेजी अलग होगी, UPSC की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी IBPS से अलग होगी, लेकिन लगभग कॉमन होगी इनकी। कैट की स्ट्रैटेजी अलग होगी, हर एक एग्जाम की स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी होती है, ईयर वाइज स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो स्ट्रैटेजी वही है, आप वीडियो देखिएगा, वो वीडियो देखते ही और आपको पता भी लगेगा कि आपने इसमें भी, अगर आप इसको एनालिसिस कर लिया, और उस वीडियो में हमने 5 महीने पहले आपको बताया था कि टैकल कैसे करना है आपको। क्योंकि जो हाल 2017 में एंटो और 18 में एंटो और स्कीम वालों का हुआ था, यहाँ पे वो एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरी और मेटीरियोलॉजी और बाकी के जो बचे हुए सब्जेक्ट उनका हुआ। एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, एक भी। क्योंकि IBPS कहता है कि मैं वही हूँ जहाँ पे पहले था, बस आपको पढ़ना कैसे है वो पता होना चाहिए। तो चलिए, अगर आपके क्वेश्चन यहाँ, और एक लास्ट में 2 से 3 जो क्वेश्चन का वेरिएशन आप जरूर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि सारा पेपर अगर हम एग्जैक्ट बताएं तो वो तो ऐसा है नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन का वेरिएशन जरूर रखिएगा, जितने आपके बनते हों इसमें से 2 क्वेश्चन या कम या ज़्यादा, इतना मान के चलिएगा, ठीक है। क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से कोई आपने सही लगाया हो ना, तो वो आपके याद होता है कि एक्चुअल में, क्योंकि आप भी भूल जाते हो, 1 घंटे बाद भूल जाते हो इवन। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो gurukulaagri.com। और आप हमारा व्हाट्सएप का जो नंबर है वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि व्हाट्सएप, ठीक है। तो आप उसे व्हाट्सएप करके कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी कुछ भी हो, तो आप वहाँ पे क्वेरीज डाल सकते हो। और बाकी चलिए, थैंक यू सो मच।